हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 24 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन तथा कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा सर्वे कराने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा सर्वे कराने का निर्णय लिया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सीरो सर्वे। क्या? सीरो सर्वे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे कराने का निर्णय लिया है। ये जो सीरो सर्वे है, इसी के माध्यम से पता चलता है कि किसी शहर में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं। सीरो सर्वे से पता चलता है कि किसी शहर में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं, और सर्वे के नतीजों के आधार पर ही पता चलता है कि कितनी आबादी कोरोना संक्रमित है और कितने लोग में एंटीबॉडी विकसित हो गई है। तो उत्तर प्रदेश कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ किया है हस्ताक्षर? ये इजराइल की राजधानी का है जेरूसलम। तो जो है उत्तर प्रदेश सरकार इजराइल के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। यह जो परियोजना बुंदेलखंड में पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा, जैसे ड्रिप सिंचाई वगैरह से वहाँ के क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की चयन सूची तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की चयन सूची तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? वो है न्यायमूर्ति मुकुंद कम शर्मा। न्यायमूर्ति मुकुंद कम शर्मा रिटायर्ड जज है। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की चयन सूची तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। अच्छा, इसी न्यायमूर्ति के कस्तूरी रंगन, इनके भी अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गई थी। वो जो नई शिक्षा नीति आई है उसका प्रारूप तैयार करने के लिए इन्हीं की माने न्यायमूर्ति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। और न्यायमूर्ति ए के माथुर, ये 7वां वेतन आयोग आया था, 7वां वेतन आयोग, उसके लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। न्यायमूर्ति मीरा सेठ, ये हथकरघा के विकास के लिए हथकरघा के विकास के लिए। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में विजेताओं की चयन सूची तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति मुकुंद कम शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अभी इस वर्ष जो राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, वो अंतिम रूप से कितने लोगों को दिया जाए, कितने खिलाड़ियों को? अंतिम रूप से 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। कितने? 5 खिलाड़ियों को। उनका नाम हम लोग पिछले वीडियो में कल देखे थे। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट पहलवान, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, रानी रामपाल हॉकी और मरियम थंगावेलु जो कि पैरालंपिक एथलीट हैं ऊंची कूद। तो इन 5 लोग को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। इंटरनेट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। तो भारत का कौन सा स्थान है? इंटरनेट क्वालिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है?
तो कौन सा है ये 78वां 78वां स्थान इंटरनेट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ पढ़े तो उसमें भारत का स्थान था 57वां। इसमें क्या था, ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान था 57th। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, इसमें जो है भारत का स्थान था 57। क्या 57। तो इंटरनेट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 78वां, जिसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में किस बैंक ने कारपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। किस बैंक ने कारपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। तो किस बैंक ने शुरू किया है, ये HSBC बैंक ने अपने कारपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। ये HSBC बैंक का पूरा नाम क्या है, यह है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड। क्या, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है मुंबई में, भारत में इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड बैंक ने अपने कारपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक ने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर का ट्रेलर जारी किया है। अभी एक लेखक है, उन्होंने अपनी आगामी पुस्तक, आने वाली पुस्तक के लिए एक ट्रेलर जारी किया। पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये पुस्तक किसकी है, ये है चेतन भगत की। किसकी, चेतन भगत ने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर का ट्रेलर जारी किया है और यह पुस्तक 28 सितंबर 2020 को रिलीज किया जाएगा। अच्छे, राजीव कुमार कौन है, ये नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। किए गए हैं राजीव कुमार। ये रोनी ओ सुलिवान कौन है, रोनी ओ सुलिवान ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता हैं। रोनी ओ सुलिवान जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता हैं। तो वन अरेंज मर्डर का लेखक है चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया। अगस्त 2020 में किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है। तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है, ये अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है। ये जो नई उड़ान योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो सिविल सेवा में जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, जब वो प्री एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। नई उड़ान योजना के तहत अल्पसंख्यक वो बच्चे जो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, उनको इस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस बौने ग्रह को महासागर विश्व का दर्जा दिया है। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस बौने ग्रह को महासागर विश्व का दर्जा दिया है। तो किसे दिया है, ये सेरेस को। किसको, सेरेस को। ये बौना ग्रह है, इसको जो है शोधकर्ताओं ने महासागर विश्व का दर्जा दिया है। और ये बौना ग्रह कहाँ है, ये सेरेस, ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, वहीं पर ये सेरेस जो है बौना ग्रह है।
मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और सेरेस भी उन्हीं क्षुद्र ग्रहों में से एक है। तो इसे सेरेस को महासागर विश्व का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ चला गया, कि काला पानी घाटी किस राज्य में स्थित है? काला पानी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो काला पानी घाटी और काला पानी क्षेत्र ये किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। काला पानी घाटी या काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, अभी कुछ दिन पहले काला पानी क्षेत्र चर्चे में था। क्यों चर्चे में था? कि नेपाल जो है, जो अपना नया नक्शा जारी किया था, उसमें काला पानी एरिया को अपने नक्शे में दिखाया था। काला पानी को जो है नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया था उसमें उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाया था, इसीलिए नेपाल से कुछ मनमुटाव हो गया था। तो काला पानी क्षेत्र या काला पानी घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय है कहाँ? कहाँ पर ये है? ये है लखनऊ में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 आया है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर लखनऊ को घोषित किया गया है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट आई है, उसमें जो उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर लखनऊ को माना गया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे गंदा शहर, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो वो है मेरठ। ऐसे पूरे देश का जो सबसे गंदा शहर है वो पटना है, पटना। और पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर वो है इंदौर। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये कुद्रे लिखिए, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है कुद्रेमुख नेशनल पार्क? किस राज्य में? ये है कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। दरअसल ये चर्चे में क्यों रहा? दरअसल वहाँ की जो कर्नाटक सरकार है, ये जो कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, इसके चारों तरफ 1 किलोमीटर क्षेत्र का इको सेंसिटिव जोन बनाने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार कुद्रेमुख नेशनल पार्क के चारों तरफ 1 किलोमीटर क्षेत्र का इको सेंसिटिव जोन बनाने का निर्णय लिया है, जिसका जो है वहाँ के निवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। और वहाँ की सरकार कह रही है कि इस सेंसिटिव जोन का वहाँ के जो निवासी हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी वहाँ के निवासियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, इसीलिए ये कुद्रेमुख नेशनल पार्क चर्चे में है कर्नाटक में। और ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है तथा नागरहोल नेशनल पार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कर्नाटक में है। इसके साथ ही साथ भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक में है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क के साथ कुद्रेमुख नेशनल पार्क, साथ ही साथ भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बादल फटने से वहां के लेडुम जल परियोजना के ध्वस्त होने से कई गांव की जलापूर्ति बाधित हो गई थी? अभी हाल ही में किस राज्य में बादल फटा था और वहां का जो लेडुम जल परियोजना वो ध्वस्त हो गया था, उससे कई गांव की जलापूर्ति बाधित हो गई। तो ये लेडुम जल परियोजना किस राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। तो यहीं पर जो है अरुणाचल प्रदेश का जो लेडुम जल परियोजना है वो बादल फटने से ध्वस्त हो गया था, और जिस कारण वहाँ पर कई गांव की जलापूर्ति बाधित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के किस शहर को रूलर ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? रूस के किस शहर को रूलर ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो
तो किस शहर को जाना जाता है? अब ये शहर कुछ दिन पहले चर्चे में था क्योंकि चीन जो उस पर अपना दावा ठोका था। तो ये है व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक क्या था? व्लादिवोस्टोक। रूस के व्लादिवोस्टोक को रूलर ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ये चर्चे में था क्योंकि चीन ने व्लादिवोस्टोक पर अपना दावा प्रस्तुत किया था। चीन का कहना है कि जो व्लादिवोस्टोक है ये 1960 से पहले चीन का भाग था। व्लादिवोस्टोक जो है ये पहले किसका भाग था? चीन का भाग था। और जिसे चीन का कहना कि जिसे रूस ने एक तरफा संधि द्वारा हथिया लिया था, इसीलिए पुनः जो है चीन इस व्लादिवोस्टोक पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। व्लादिवोस्टोक जो है रूस के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक पोर्ट शहर है, बंदरगाह शहर है। ये एकदम जो है रूस के दक्षिण और पूर्वी भाग में दक्षिणी हिस्से पर ये व्लादिवोस्टोक है, चीन के पास लगभग है। और इसको जो है ये जो व्लादिवोस्टोक ये गोल्डन हॉर्न खाड़ी पर स्थित, किस पर? गोल्डन हॉर्न की खाड़ी है, इसी पर ये जो है ये स्थित है व्लादिवोस्टोक शहर। तो दोस्तों पुनः मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका किस देश को F-16 लड़ाकू विमान प्रदान करेगा? अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ये घोषणा किया था कि वो जो इस देश को F-16 लड़ाकू विमान प्रदान करेगा। किसे प्रदान करेगा? ताइवान को। ताइवान और चीन में तनातनी चलती है। चीन जो है ताइवान को अपना भाग मानता है, जबकि ताइवान कहता है कि हम स्वतंत्र है। इसी को लेकर के जो है ताइवान चीन में जो है जंग चलता रहता है। और अमेरिका ताइवान को, यहाँ की ताइवान की राजधानी ताइपे, तो अमेरिका जो है ताइवान को F-16 लड़ाकू विमान प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपनी वर्तमान मुद्रा रियाल के स्थान पर तोमान मुद्रा अपनाने की घोषणा की है? किस देश ने जो अभी उसकी वर्तमान मुद्रा रियाल उसके स्थान पर तोमान नामक मुद्रा अपनाने की घोषणा की है? किसने घोषणा किया है? ईरान ने। किसने? ईरान ने। दरअसल ईरान पर जो है अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते, ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, जिसके चलते उसकी मुद्रा रियाल के मूल्य में भारी गिरावट आई है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया, इसके चलते उसके जो रियाल मुद्रा है उसके मूल्य में काफ़ी गिरावट आई है। और इससे कारण जो है वहाँ पर महंगाई काफ़ी बढ़ी, मतलब मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई है। मुद्रास्फीति की स्थिति में महंगाई बढ़ जाती है तो उसके मूल्य में काफ़ी गिरावट आई। वो एक्स्ट्रा मुद्रा छापा जो है रियाल, जिसके कारण जो है मुद्रास्फीति की स्थिति आई, मतलब मुद्रा की जो है वैल्यू काफ़ी कम हो गई और महंगाई बढ़ गई। मुद्रास्फीति में होता है कि महंगाई जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है ईरान रियाल के स्थान पर तोमान मुद्रा अपनाने की घोषणा की है। ईरान के संसद ने एक विधेयक को पास किया है। ईरानी संसद ने विधेयक पास किया है और उसके तहत जो है वो वर्तमान मुद्रा रियाल को बदलने की उसमें बात किया है। जो नया विधेयक पास किया है उसमें रियाल के स्थान को पर तोमान मुद्रा करने के लिए उसने कहा है। ये जो तोमान मुद्रा है, एक तोमान बराबर होता है, एक तोमान बराबर 10,000 रियाल के बराबर। एक तोमान बराबर 10,000 रियाल, 10,000 रियाल। एक तोमान बराबर 10,000 रियाल। तो ईरान जो है अपनी वर्तमान मुद्रा रियाल के स्थान पर तोमान मुद्रा अपनाने की घोषणा किया है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।